हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 रिवाइज करवा रहा हूँ जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ नेशन इनकम। ये चैप्टर 4 जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको मार्क कर लेना बिकॉज इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में मिनिमम 3 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। सिंपल आप ये समझो 6 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आएगा, 3 मार्क्स का 2 या फिर 3+4 टोटल 7 मार्क्स का। इस बार के सैम्पल पेपर में टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर से हैं। एक 3 नंबर का है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक 4 नंबर का है जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। तो इस चैप्टर में आपको टोटल 10 टॉपिक्स पढ़ना है। फर्स्ट इज नेशनल इनकम का मीनिंग पढ़ना है, सेकंड है वैल्यू एडेड मेथड, थर्ड वन इज इनकम मेथड एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। वी नो देर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और यू कैन से नेशनल इनकम के मेजरमेंट के टोटल 3 मेथड्स होते हैं। तो ये 3 मेथड्स के बारे में पढ़ना है। इन तीनों मेथड्स में नंबर 1, एक तो पहले आपको मीनिंग पढ़ना है, सेकंड आपके स्टेप्स आते हैं एंड थर्ड आता है प्रिकॉशंस। मीनिंग, स्टेप्स, प्रिकॉशंस। और जो मेथड नंबर 1 है वैल्यू एडेड मेथड, इसमें एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आ चुका है। दैट्स कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, और इसको कैसे करेक्ट किया जाता है वो। तो ये इसमें एक चौथा एक्स्ट्रा पॉइंट है। बाकी में इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में सेम मीनिंग, स्टेप्स, प्रिकॉशंस, मीनिंग, स्टेप्स, प्रिकॉशंस। आफ्टर दैट जो फिफ्थ टॉपिक है रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल 3 मेथड्स। ऑल 3 मेथड्स में वी विल रिकनसाइल जो फार्मूला होता है, राइट। सिक्स टॉपिक आपका आता है डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम का ट्रीटमेंट, यानी कि यू कैन सिंपली से ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन नेशनल इनकम एज वेल एज ट्रीटमेंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डोमेस्टिक इनकम। तो 6 और 7 आपका टॉपिक है कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम एज इट इज़ डोमेस्टिक इनकम में वैसे कौन कौन से आइटम है जिसको इंक्लूड करेंगे और कौन कौन से ऐसे आइटम है जिसको एक्सक्लूड करेंगे। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है और पहले बहुत आते थे, राइट। जब ये चैप्टर जो है आपका 10 मार्क्स से ज़्यादा के लिए होता था 2020 के पहले। तो अब इसका जो है ना थोड़ा सा क्वेश्चंस कम आना स्टार्ट हो गया, बट स्टिल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या यू कैन सिंपली से दीज टू टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और खासतौर से आजकल एमसीक्यू में ये पूछ सकता है, राइट। इसके बाद बात करते हैं टॉपिक नंबर 8 है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ऑल्सो यू कैन सिंपली से जीडीपी डिफ्लेटर, या आगे चल के इसको प्राइस इंडेक्स भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, और लास्ट में टॉपिक नंबर 10 आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो वाले कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम का मीनिंग। नेशनल इनकम का मीनिंग आपके ऑल 3 मेथड से डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, बट एग्जाम में अगर आपसे पूछे या कोई भी आपसे नेशनल इनकम का मीनिंग पूछेगा तो आपने सिर्फ एक डेफिनेशन याद रख लेना है, एक मीनिंग याद रख लेना है, जो कि वैल्यू एडेड वाला मेथड है। वो सबसे बेस्ट डेफिनेशन होता है और बेस्ट मीनिंग होता है, राइट। तो एज पर वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन सिंपली से नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। नेशनल इनकम का मतलब होता है क्या, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग दैट स्पेसिफाइड पीरियड, और उस गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल जो वैल्यू होता है, और सिंपल यू कैन से जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं। हमने डिफरेंस पढ़ा है, फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं, या यू कैन सिंपली से कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। तो हमें फाइनल गुड्स की वैल्यू लेनी है। तो फाइनल गुड्स की जो भी वैल्यू होती है जो कि प्रोड्यूस होती है इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, या यू कैन से ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, या आप ये भी कह सकते हो ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसकी टोटल हम लोग क्या कर देंगे, उसका वैल्यू का टोटल कर देंगे, तो वो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो यू कैन सिंपली राइट नेशनल इनकम इज सम ऑफ मनी वैल्यू of a net flow of all final goods and services produced by normal resident of a country during a period of account, right, या during given period of time। तो एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो मनी के टर्म्स में वैल्यू होता है उसको जब हम टोटल कर देते हैं, सम कर देते हैं, विच इज़ बेसिकली व्हाट प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, तो उसी आप लोग नेशनल इनकम कहते हो। तो ये वाला बेस्ट डेफिनेशन होता है, इसे आप लोग लर्न कर लेना अच्छे से। बाकी ये सारी डेफिनेशंस भी होती है, तो इसे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रीड कर लेना है, ओके। तो इनकम मेथड में क्या बोलेगा कि जितनी भी फैक्टर इनकम है उन सबको ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बोलेगा, जितने भी आउटपुट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज है, यानी कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा है उन सबको ऐड कर दो, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। बिकॉज दीज आर दी 3 मेथड्स जिसके अकॉर्डिंग, या इन तीनों मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम की वैल्यू सेम ही आती है, समझ रहे हो। नेशनल इनकम भाई चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो आउट ऑफ दीज 3 मेथड्स, आपकी वैल्यू सेम ही आएगा, नेशनल इनकम का अमाउंट जो है वो सेम ही आएगा, क्योंकि ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड है, बट
तीनों मेथड से वैल्यू सेम ही आएगा। अब एक सिंपल समझ लो, वैल्यू एडेड मेथड नॉर्मली वो समझ लो एक तरीके से एग्जांपल के तौर पे जो फार्मर लोग हैं जितने भी, या वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अगर मान लो गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में कितने जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है उन्होंने प्रोड्यूस करा, तो उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, तो उस टोटल वैल्यू को आप ऐड कर लो तो नेशनल इनकम आ गई। अगर मान लो वही लोग उन चीज़ों को मार्केट में सेल कर देंगे या बेच देंगे, तो उससे उनको इनकम होएगा, राइट। तो उससे जो इनकम होएगा वो सब इनकम को टोटल कर दोगे, वही उसके गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू के बराबर होएगा। तो या तो टोटल इनकम ऐड कर लो या टोटल वैल्यू ऐड कर लो, या फिर जो इनकम होएगा, अगर मान लो इनकम भी नहीं पता आपको, वैल्यू भी नहीं पता, तो जितनी भी इनकम वगैरह अर्न करके वो लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली उन सारे पैसे को एक्सपेंडिचर करेंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, या तो वो टोटल एक्सपेंडिचर आप ऐड कर लोगे तो भी आपकी नेशनल इनकम की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। चाहे तो टोटल खर्चे जोड़ लो, टोटल इनकम जोड़ लो या टोटल वैल्यू जोड़ लो, आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने क्या किया, एक ही एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके आपको बता रहे हैं। एक पर्सन ने सपोज पूरे साल में सपोज वो क्या करता है, किताबें बनाता है, तो उसने 100 किताबें क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया या मैन्युफैक्चर कर दिया। तो 100 किताबें बनाया और एक किताब की वैल्यू है मान लो 20 रुपये या 200 रुपये मान लो, चलो एक किताब की वैल्यू 200 रुपये है, टोटल उसने 100 किताबें बना ली, तो 100 इंटू 200 दैट इज 20,000 रुपीज़। तो अगर उसने मार्केट में बेचा भी नहीं है लेकिन 20,000 के वैल्यू का प्रोडक्ट फाइनल गुड्स बना दिया है, तो नेशनल इनकम उसके लिए इनकम क्या हो गई, 20,000 रुपये। अगर मान लो वो मार्केट में सारे सामान बेचने जाएगा तो भी उसकी सारी इनकम 20,000 रुपये आएगी। अगर उसको इनकम ही नहीं पता कि कितने के बिके और वैल्यू भी नहीं पता कितने के, तो जो भी उसको इनकम आई है सारे बेच के, वो अगर वो खर्च करने जाएगा तो 20,000 का ही वो खर्च कर पाएगा, राइट। तो चाहे एक्सपेंडिचर बोलो, चाहे इनकम बोलो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड लो, तीनों से आपका नेशनल इनकम सेम ही आता है। ओके, तो ये था मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड आ जाते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड सिंपली, वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया। वैल्यू एडेड मेथड ये कहता है कि जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर, उसे आप टोटल कर दो तो आपका क्या निकल के आ जाता है, नेशनल इनकम निकल के आ जाता है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रख लेना है, वैल्यू एडेड मेथड जो है ना, इसके कई सारे नाम होते हैं। तो कई बार MCQ में ये भी आपसे पूछ सकता है, पहले ऑलरेडी कई बार पूछा हुआ है, 1 मार्क्स के अंदर पहले रिटर्न वाला एग्जाम होता था ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता था, उसको लिख के आना होता था। अब आजकल तो MCQ हो गए सारे, 20 क्वेश्चन आपके MCQ है, 10 क्वेश्चन मैक्रो से, 10 क्वेश्चन आपका इंडियन इकोनॉमी से, राइट। तो उसमें MCQ के फॉर्मेट में 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछ सकता है कि वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम या अल्टरनेटिव नेम क्या क्या है। तो ये नाम आपको याद रख लेना है। प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड को, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोलते हैं, राइट। आगे है मीनिंग, तो सेम वही है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम आर एस्टिमेटेड टू ऑब्टेन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम है और नेशनल इनकम के लिए NFIA ऐड कर देते हो तो नेशनल इनकम आ जाती है। अब अगर मैं बात करूँ फार्मूले का, ठीक है जी, ध्यान से फार्मूला, तो वैल्यू एडेड मेथड से ऑलवेज रिमेंबर आपका सबसे पहले आपको GDP एट MP कैलकुलेट करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट बाय वैल्यू एडेड मेथड। एंड अगर नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम या और भी कोई चीज़ें पूछे, GNP एट FC, GNP एट MP, GDP एट FC, NNP एट FC, NDP एट MP, NDP एट FC, कुछ भी पूछेगा तो उसके लिए आप स्टेप 2 में आप उसको कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्टेप में आपने ऑलवेज GDP एट MP कैलकुलेट करना, जिसका फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑल्सो नोन एज रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो उसकी जगह पे आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर देना है। क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कहते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जिसे आप परचेज करके लाते हो फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, या यू कैन सिंपली से रॉ मटेरियल, जो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाओगे और उससे कोई और भी चीज़ बनाओगे जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे और जिसको बाद में सेल करोगे। तो इसीलिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, करेक्ट। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी थ्योरी में कि डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसको कैसे करेक्ट किया जाता है। तो सेल प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर ना दे तो इसकी जगह पे आप रॉ मटेरियल भी लिख सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर रॉ मटेरियल। अगर क्वेश्चन में लिखा हो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल तो इसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हो परचेजेज ऑफ फिक्स एसेट, जैसे वो मशीनरी प्लांट बिल्डिंग बोलेगा, फिक्स एसेट यू नो वेरी वेल। अकाउंट्स वाले स्टूडेंट जो है ना, अकाउंट्स के जो बच्चे जिनके पास कॉमर्स है उनको ऑलरेडी पता है फिक्स एसेट में क्या क्या आता है। सिंपली आपको बता दूं, जो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन सब का अगर परचेज करा है तो इसको आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मत लेना।
कई सारे क्वेश्चंस हैं गिवन जिसमें आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी देगा, परचेज ऑफ फर्नीचर भी देगा, या परचेज ऑफ फिक्स एसेट भी देगा, या परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी देगा, तो उसे आपको कंसीडर नहीं करना है, वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता है। तो फाइनली आपकी फार्मूला क्या निकला, जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा तो आपको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख के आना है और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देना है। और यहाँ पे दोबारा से मैंने लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कहते हैं। वन मोर थिंग ऑलवेज रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है, अगर सेल्स क्वेश्चन में ना दे तो सेल की जगह पे ना वो कई बार दे देगा सेल ऑफ क्वांटिटी इतनी और उसकी प्राइस पर यूनिट, तो क्वांटिटी और इंटू प्राइस कर दोगे तो वो आपका सेल का वैल्यू आ जाएगा। अनदर थिंग, अगर चेंज इन स्टॉक ना दे क्वेश्चन में डायरेक्टली तो उसकी जगह पे क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो आपको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। क्या करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नाउ फाइनल कंक्लूजन क्या हो गया, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, ओके। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लाइक एनएनपी एट एफसी निकालो, तो जो फर्स्ट स्टेप में आप जीडीपी एट एमपी निकालोगे एंड सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एनडीपी एट या एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो जीडीपी एट एमपी इसमें आपने माइनस कर देना चेंज फार्मूला जो कि आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं 10-12 क्वेश्चन, उसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो इसमें आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, वाई, बिकॉज ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं, तो आपको प्लस करना है NFIA। और आप किससे जा रहे हो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे हो, तो उसके लिए NIT माइनस करते हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में जीडीपी एट एमपी निकालना है एंड देन सेकंड स्टेप में आपको एनएनपी एट एफसी या जो भी क्वेश्चन बोले, डोमेस्टिक इनकम बोले एनडीपी एट एफसी, GDP एट एफसी, GNP एट एफसी, जो क्वेश्चन में बोले वो निकाल देना। बट सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है बाय दिस फार्मूला, ओके। नाउ यहाँ पे आ जाओ जी, तो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी है, ये लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आपको क्या करना है, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी आप कह सकते हो। तो ये आपका पूरा है वैल्यू एडेड मेथड, राइट। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसे ज़रा ध्यान से पढ़ लो। ये हमने अभी पहले एक तो मीनिंग पढ़ा, उसी के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। तो जब क्वेश्चन में इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड एंड एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट देगा ना अलग से क्वेश्चन में, तो आपको सेपरेटली कोई भी चीज़ इंक्लूड नहीं करना है। बट क्वेश्चन में क्या होगा, लाइक इंडिविजुअल सेल्स या इंडिविजुअल परचेज देगा। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है ना, तो सेल्स टोटल सेल्स कंसीडर कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट छोड़ दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेल्स दिया हो और आपका जैसे दिया होगा क्या, टोटल सेल दिया, सेल टू मिस्टर ए, सेल टू मिस्टर बे और सेल टू मिस्टर जॉन या एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री, तो उस केस में सिर्फ टोटल सेल्स ले लेना, बाकी चीज़ें छोड़ देना, बिकॉज वो टोटल इंडिविजुअल चीज़ें ऑलरेडी टोटल सेल्स में इंक्लूडेड होता है। सेम एज इट इज़, अगर आपको टोटल परचेजेस देगा या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे देगा, तो उस केस में परचेजेस फ्रॉम ए, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म बी, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म सी और इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देना, सीधा सीधा टोटल परचेज ले लेना। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में जैसे देगा सेल टू मिस्टर राम, सेल टू मिस्टर फॉर्म ए, सेल टू फॉर्म बी और एक्सपोर्ट, तो उस केस में उन सारी चीज़ों को टोटल ऐड करते हैं, बिकॉज वो इंडिविजुअल होता है। और सेम केस परचेजेस और इंपोर्ट के लिए, जब वो परचेजेस फ्रॉम फॉर्म ए, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म बी, इंपोर्ट फ्रॉम USA, परचेजेस फ्रॉम राम, तो इंडिविजुअल अलग अलग परचेजेस दिया, तो इन सभी परचेजेस को ऐड करोगे तब जाके टोटल परचेज आएगा, करेक्ट है। तो ये कुछ बातें जो क्लास में अपन कराते हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स। सर मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो मेथड होते हैं ना, इसमें अपने को मीनिंग, स्टेप्स, प्रिकॉशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ना है। मीनिंग, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस पढ़ने हैं। तो सबसे पहला हमने मीनिंग पढ़ा और फार्मूला पढ़ लिया। अब सेकंड जो टॉपिक आपका आता है, इसमें क्या आता है, स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। ये बहुत ही आसान है। स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड इतना आसान है, मैं आपको बताऊं, जो हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं उसी को स्टेप्स कहते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स में आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करना होता है प्रोडक्शन यूनिट्स को आइडेंटिफाई करना होता है। प्रोडक्शन यूनिट्स का मतलब कौन सा प्राइमरी सेक्टर का है, कौन सा सेकेंडरी का है और कौन सा टर्टरी सेक्टर्स का है। दैट मीन्स कि प्राइमरी ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्टरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज सर्विसेज सेक्टर। तो पहले जितनी भी प्रोडक्शंस किए हैं ना, उसको इन तीनों सेक्टर्स में बांट दो कि प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन कितना है, यानी आउटपुट कितना है, ठीक है जी, वैल्यू एडेड कितना है, सेकेंडरी का कितना वैल्यू एडेड है और टर्टरी का कितना वैल्यू एडेड है, क्योंकि गुड्स ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू लेनी है। और तीनों सेक्टर का हमें पता चल गया, तो तीनों सेक्टर की फाइनल वैल्यू ऐड कर दो और इनमें तीनों सेक्टर के इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो। तो ये आपका पहला क्या करना होता है, पहले क्लासीफाई करना होता है फर्स्ट में एंड आइडेंटिफाई करना होता है प्रोडक्शन यूनिट। स्टेप्स बता रहा हूँ, टोटल 4 ही स्टेप्स होते हैं सभी तीनों मेथड्स के।
और तीनों मेथड्स में स्टेप नंबर 3 और 4 सेम रहता है, ध्यान देना, सिर्फ 1 और 2 बदलता है। अब इसमें स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, जीडीपी एट एमपी। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एट एमपी निकालते। तो पहले तो आप क्या कर लो, आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करो, फिर सेकंड स्टेप होता है आप जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो, थर्ड स्टेप होता है आप डोमेस्टिक इनकम निकालो, दैट इज कॉल्ड एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एंड थर्ड स्टेप में आप एनएनपी एट एफसी निकालो, दैट इज कॉल्ड नेशन इनकम। ये जो एनडीपी एट एफसी लिखा है ना, इसे ही हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, और एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई क्लासीफाई किया अलग अलग तीनों सेक्टर्स में यानी प्रोडक्शन यूनिट्स में, फिर हमने जीडीपी एट एमपी निकाला बाय जो ऊपर में अभी फार्मूला पढ़ा था, कौन सा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। उसके अलावा जब हम लोग जीडीपी एट एमपी निकाल लेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एनडीपी एट एफसी बाय चेंज फार्मूला, मतलब जीडीपी एट एमपी में मैं क्या ऐड कर दूं या क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं कि एनडीपी एट एफसी आ जाए। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ माइनस डेप्रिशिएशन कर दो। और जब डोमेस्टिक इनकम आ गई तो नेशन इनकम, तो नेशन इनकम के लिए एनएफआई ऐड कर दो और माइनस एनआईटी ऐड कर दो। ठीक है जी, तो आपका क्या निकल के आ जाता है, हाँ जी, नहीं यहाँ पे जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी के लिए माइनस एक तो डेप्रिशिएशन भी करना है और माइनस एनआईटी भी करना है, क्योंकि एफसी और ये नेट भी है। और जब हम एनएनपी एट एफसी निकालते हैं, फ्रॉम जीडीपी एट एमपी भी निकाल सकते हैं, फ्रॉम एनडीपी एट एफसी। जब एनडीपी एट एफसी निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ एनएफआईए ऐड करोगे आप, और जब जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी निकालोगे तो एनएफआईए ऐड करोगे, माइनस डेप्रिशिएशन और माइनस एनआईटी करोगे आप। तो इसीलिए यहाँ पे एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआईए लिखा हुआ है। डोमेस्टिक में सिर्फ एनएफआईए ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम आता है, वो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में भी समझाया हुआ आपको। एंड थर्ड है आपका क्या, प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। प्रिकॉशंस में क्या आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर वो गुड्स जिसको आपने परचेज किया है फर्दर प्रोडक्शंस के लिए, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, तो उसे आप इंक्लूड नहीं करते हो। सेकेंड हैंड सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड जो भी गुड्स होता है उसे भी आप इंक्लूड नहीं करते हो। बट ध्यान रख लेना, इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज ऑन सेकेंड हैंड सेल है, सेकेंड हैंड सेल और परचेज के ऊपर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज है तो उससे कोई वैल्यू ऐड होती है तो उसे कंसीडर किया जाता है, उसे इंक्लूड किया जाता है। लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज का सेल परचेज नहीं करते हैं इंक्लूड। और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन जो है उसे भी आप लोग क्या करते हो, इंक्लूड नहीं करते हो। इसके अलावा आपका कौन सा है, अगर आपने कोई पेड सर्विसेज किया हुआ है तो उसे आप इंक्लूड करोगे, लेकिन जो फ्री वाली, जैसे हाउस वाइफ ने किचन में गार्डनिंग कर दिया, आपने रूफ टॉप पे गार्डनिंग कर दिया, हाउस वाइफ ने घर पे खाना बना लिया, सर्विसेज दिया, तो उससे कोई वैल्यू ऐड नहीं हुआ तो उसे आप इंक्लूड नहीं करते हो नेशन इनकम निकालते वक्त। लेकिन अगर आपने कोई सर्विसेज के लिए कोई अपने पैसे पे करें तब आप इंक्लूड करते हो। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इसे भी इंक्लूड करते हो, क्योंकि गुड्स आपने प्रोड्यूस करा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, चाहे आप फ्री में ही क्यों ना अपने घर पे यूज़ करो, तो उसको आप इंक्लूड करते हो वाइल कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। इसके अलावा इनपुटेड सर्विसेज ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज, इसे भी इंक्लूड करते हैं। मान लो कोई मेरा बिल्डिंग है, मैंने बिजनेस में उस बिल्डिंग को यूज़ करा और अपने आप को रेंट नहीं दिया, तो अगर भाई किसी न किसी को तो रेंट देते ना, उससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू इनकर होती, इंक्रीज होती या ऐड ऑन होती। तो इसीलिए जो इनपुटेड वैल्यू होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, उसे भी इंक्लूड करते हैं। एंड चेंज इन स्टॉक ऑल्सो इंक्लूडेड, बिकॉज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो उससे उस साल में कितने की वैल्यू ऐड हुई है, तो वो भी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो दीज आर दी आइटम्स जो कि आपको याद रख लेना एज अ प्रिकॉशंस, किस किस आइटम को इंक्लूड करते हैं, किस किस को नहीं। ओवरऑल अगर देखें तो नंबर 1 इंटरमीडिएट को नहीं करते हैं, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन उस पर जो कमीशन या ब्रोकरेज होता है उसे करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है उसे भी इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर उसके बदले में कोई पैसे पे किए हैं तो इंक्लूड करते हैं। और नीचे में क्या है, सेल्फ कंजम्पशन वाले कोई भी गुड्स हमने खुद के लिए यूज़ कर लिया वो भी करेंगे। इनपुटेड वैल्यू ऑफ ओन ऑक्यूपाइड हाउस उसे भी हम लोग करते हैं, और चेंज इन स्टॉक जो होता है उसे भी हम लोग ऐड करते हैं। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। क्या इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मैंने आपको बताया है वैल्यू एडेड मेथड के मीनिंग, स्टेप्स एंड प्रिकॉशन। इसका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही। जिन लोगों को ये वाला पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है पीडीएफ। इवन टेलीग्राम का चैनल वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी जाके। और जिन लोग को कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, उस पर अपनी क्या कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक तो ज़रूर कर देना। बाकी स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा दूंगा।